नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हर प्रकार की सहायता यूपी बोर्ड 2022 का टारगेट है। हर प्रकार की सहायता के लिए हम तत्पर हैं आपकी। आज हम आपको ये बताएंगे कि कॉपी में आपको कैसे हिंदी की कॉपी को लिखना है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि सादगी सिंगार हो गई वाली काम करना है, सजाना बजाना है नहीं, और किसी धर्म से रिलेटेड कोई चिन्ह वगैरह नहीं बनाना है। ऑलरेडी हम कॉपी लिखते समय सावधानियां क्या क्या करनी है वो बता चुके हैं। मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ अच्छा आप कर रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली लिंक से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें टेस्ट सम्मिलित हैं। आप वहां पे जो ये 10 क्वेश्चन आते हैं शुरुआत के, वहां के टेस्ट दिए गए हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको खंड का आएगा, साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी वाले कक्षा 10-12 वालों की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही खंड खा यहां पर आपको, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर स्केच का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट स्केच का प्रयोग कीजिए, लेकिन ऐसा स्केच आपको प्रयोग करना है, ऐसे स्केच से काम चलाना है कि जो कॉपी के इधर उधर नो। अब जैसे इधर हमने स्केच चलाया है तो इधर छप जाए, ऐसा स्केच कदापि यूज नहीं करना है। ठीक है, ऐसा स्केच यूज नहीं करना है कि आपकी कॉपी गंदी हो जाए, इधर से उधर छप जाए। ठीक है, तो स्केच हमेशा ऐसा लेना है जो बिल्कुल सिंपल सा चले, ऐसा चले जो आपकी कॉपी को इधर उधर मतलब गंदगी ना फैलाए। बस ये मेरा कहना है। तो इसकी इसकी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि भाई आपको स्केच यूज करना है, पेन यूज करने हैं, लेकिन कॉपी गंदी ना हो। बस बेहतर यही है कि कॉपी गंदी नहीं करना है आपको। बाकी स्केच आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल काला यूज कर सकते हैं। काला स्केच देखिए, आपको 3 प्रकार के पेन लेने हैं। एक आप स्केच ले लीजिएगा, कौन सा? काला स्केच। काला स्केच ले लीजिएगा, और किसी प्रकार का नीला स्केच भी आप ले सकते हैं। नीला 2 रुपए वाला जो लग्जर का आता है, जिसपे लिखा होता है ऐसे लग्जर, यही स्केच अच्छा होता है। और इस स्केच को आप ले लीजिए और 2-4 दिन पहले उसको थोड़ा सा चलाइए। 2 स्केच ले लीजिए और दोनों स्केच को आप 2 से 3 स्केच लग जाते हैं। हालांकि आपको 5 कॉपी लिखनी है तो आप 2 स्केच में आपका काम हो जाएगा। केवल हेडिंग्स डालनी होती है, बाकी कुछ लिखना नहीं होता, जैसे हमने डाला है स्केच से। ब्लू पेन आपको लेना है, ब्लू पेन लेना है। 3 पेन में एक स्केच हो गया काला नीला, एक काला पेन हो गया और एक नीला पेन हो गया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता कि आपकी राइटिंग किस पेन से बनती है। अगर आपकी राइटिंग बनती है जेल पेन से तो आप जेल पेन लीजिए। अगर आपकी राइटिंग बनती है डॉट पेन से तो आप डॉट पेन लीजिए। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर डॉट पेन से बन रही है तो डॉट पेन लीजिए। अगर आपकी कॉपी आपकी राइटिंग बन रही है जेल पेन से तो आप जेल पेन से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको शुरुआती जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में तो आपको ऐसे कर देना है जिससे आपकी राइटिंग बने। मैंने कहा ना, पेन ऐसा लेना जो इधर से उधर छपे ना, समझ गए? इधर से उधर छपे ना, कॉपी को गंदा ना करे, पेन हमेशा ऐसा लेना। ठीक, अब ये कह रहा, देखो अब यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, और ये एक नियम है कि आप जब भी नया प्रश्न स्टार्ट करें तो नए पेज से। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 में ये का भी एक नया पेज होगा, खा भी नहीं। खंडों को नए पेज से स्टार्ट नहीं करना है। ये जो प्रश्नोत्तर संख्या मेन है उसको नए पेज से स्टार्ट करना, जैसे मैं आज बता रहा हूं बिल्कुल आपको वैसे लिखना। 5 प्रश्नों के उत्तर यहां पर आप बहुविकल्पी दे देंगे, और अगर हो सके तो इसी पे 10 दे सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। या तो ऐसे आप जैसे मैंने लिखा है, आप दूसरे पेज में आइए और प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालिए और ये 5 आप प्रश्नों के उत्तर यहां पर दे दीजिए। बिल्कुल जैसे हमने बताया यही तरीका, क्रमबद्ध चलिएगा। एक तो आपको सीरियल याद रखना कि सीरियल से ही सारे उत्तर देते चले जाना है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसको छोड़ के लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा प्रश्न है तो उसकी जगह छोड़ दो और जो लास्ट में आए वो यहां पर फिल कर दीजिएगा। मान लो यहां पर हमें तीसरा प्रश्न लिखना था, हमें तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो ये तीसरे प्रश्न हम जानते हैं अंदाजा लगा के कि 3 लाइनों में आ जाएगा, तो यहां 3 लाइनें छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। और स्पीड इतनी रखनी है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं, इसी में सब कुछ हो जाना चाहिए। बहुत अब कुछ लोग कहते हैं ये बदलाव हुआ वो बदलाव नहीं, परंपरागत तरीका है, जो चल रहा था वही है, कुछ भी बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका जो गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप यहां पर संकेत डाल दें और हाशिया केवल इधर ही खींचे, इधर हाशिया खींचने की आवश्यकता आपको नहीं है। हाशिया हमेशा इधर खींचे, है ना।
इधर खींचने की जरूरत नहीं है, इधर खींचने से लाइन आपकी कॉपी भद्दी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। तो आप संकेत जरूर डालिए कि कौन से गद्यांश का आप दे रहे हैं उत्तर, ताकि एग्जामिनर को बड़ी सरलता हो। हमें कॉपी ऐसी बनानी है कि एग्जामिनर, ठीक है, हमें कॉपी ऐसी बनानी है कि एग्जामिनर देखे और उसको आनंद आ जाए, यानी कि बिल्कुल उसको हलवा लगे चेक करने में, उसकी स्पीड में चेक हो जाए वो कॉपी। ऐसी कॉपी लिखनी है हमें, बिल्कुल वो एकदम ऐसी कॉपी नहीं बनानी है कि एग्जामिनर चेक करते करते आपकी कॉपी में आधा घंटा लगा दे और ऊब जाए। जब वो उबेगा तो आपके नंबर डूबेंगे। इसलिए आपको सिंपल सी सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली बात है। आपको यहां पर फूल पत्तियां बनाने, सौंदर्य प्रसाधन यूज करने से कॉपी में अंक नहीं मिलेंगे। अगर आपका सही लिखा है तभी अंक मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से मॉक टेस्ट आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनी हुई है, दे दीजिए। विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं आपके वहां पर, यह भी पता चल जाएगा कितने मार्क्स आप पा रहे हैं। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का सेकंड लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहीं पर हम इसकी पीडीएफ भेज देंगे कि आपको डाउनलोड करना, और भी ढेर सारी कॉपीज की। फिर ऐसे लिखना है आपको, पाठ का नाम, शीर्षक का नाम जो पूछता है, फिर पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जितना है वहां यहां पर संकेत उसका भी दे दीजिए कि यहां से यहां तक जो रेखांकित अंश है मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा और चौथा, पांचवा, ऐसे पांचों प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं, 10 अंक यहां से मिलेंगे। फिर आएगा पद्यांश, तो मैं ये भी चाहता हूं कि पद्यांश का भी आप संकेत यहां पर दें, पद्यांश का संकेत दे दें, हल्का सा, बहुत और अच्छे से लिखें। और यहां पर पूछा गया संदर्भ लिखिए तो संदर्भ लिख दीजिए। फिर 4-5 प्रश्न और पूछे गए हैं, तो पांचों प्रश्न जो हैं आप कर दीजिए। संदर्भ पूछा गया, यहां पे देखिए संदर्भ कैसे लिखा गया है। संदर्भ में जो पाठ का नाम है और जो लेखक का नाम है वो ब्लैक से आप क्या है हाईलाइट कर दें, ब्लैक कर दें उसको, ताकि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। ब्लैक कर दें तो एग्जामिनर देखे अच्छा श्रद्धा मन जैसे बस वो ज्यादा ना पढ़े और आपको 2 अंक यहां पर दे करके चला जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है। कुछ लोग बच्चे बताते हैं 80 शब्दों में लिखना है सर, तो कैसे लिखेंगे। देखो, जरूरी नहीं है कि आप 80 शब्दों में लिखें, गिन करके लिखें, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 पेज में हो जाए, बस 80 शब्द हो जाएंगे। अब 80 शब्दों में आप क्या लिखेंगे, अरे 80 शब्दों में तो उसका जीवन परिचय हो जाएगा। और बच्चे कहते हैं कि साहित्यिक परिचय में क्या जीवन परिचय लिखा जा सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल यार, बिल्कुल भैया, साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय तो लिखना ही लिखना है। अगर जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तो आप ये मानिए कि बिना जीवन के कोई साहित्यिक होता ही नहीं है। तो साहित्यिक परिचय है तभी तो जीवन परिचय, जीवन परिचय है तभी तो साहित्यिक परिचय है। तो जीवन परिचय आपको, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है, बिल्कुल ऐसे जो है लिख देना है शॉर्टकट में, ठीक है। शॉर्टकट में यहां पर जीवन परिचय लिखने के बाद मेन आपका साहित्यिक परिचय होता है। साहित्यिक परिचय में यह लिखा जाता है कि भाई लेखक ने कौन कौन सी ग्रंथों का संपादन किया है, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं, रचनाओं की बात नहीं कि ग्रंथों की बात, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है, और हिंदी में कौन कौन से उसको अवार्ड मिले, ठीक है, हिंदी में कौन कौन से अवार्ड यानी पुरस्कार मिले हैं, इसकी चर्चा कर देंगे साहित्यिक परिचय में। और या फिर उसने हिंदी के क्षेत्र में क्या कार्य किया है, ये सब चर्चाएं साहित्यिक परिचय में आती हैं। तो 8 से 10 लाइनों में ये भी, 6 से 7-8 लाइनों में ये भी आप लिख सकते हैं। फिर कृतित्व आता है, रचनाएं जरूर लिखिएगा। जरूरी नहीं कि जैसे हमने रचनाएं ये पूरी लिख दी हैं आप ऐसे ही लिखें। 8 से 10, 4-6, मान लो किसी लेखक की 50 रचनाएं हैं तो 10-5 आप लिख देंगे, 10 से ज्यादा लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे इनकी रचनाएं हैं कम से कम 10-12 रचनाएं हैं, तो इसमें 7-8 रचनाएं भी आप लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ऐसे ही कृतित्व डाल करके लिख दीजिए इनकी निम्नलिखित, इनके यानी कि इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं लेखक की, और उसके नीचे 1 2 3 4 करके रचनाएं डाल दीजिए, या फिर ऐसे भी आप कॉमा लगा के भी रचनाएं डाल सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब आता है कि आपको कवि का साहित्यिक परिचय लिखना, जीवन एवं साहित्यिक परिचय कवि का लिखना है। मान लो भारतेंदु का आ गया, सपोज दैट, ये तो साहित्यिक हिंदी की कॉपी है, सामान्य हिंदी वाले भी सेम ही प्रोसेस है और सामान्य हिंदी की भी बता चुके हैं।
तो जीवन परिचय आप भारतेंदु जी का लिखें 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। देखो थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दिया हमने। जीवन परिचय के लिखने के बाद फिर वही अपनाया है साहित्यिक परिचय, हमने थोड़ा सा लिख दिया है। यानी पूरा का पूरा हम 2 पेज में दे रहे हैं इसको, बड़े बड़े आकार में अगर आपकी राइटिंग बन रही है तो 2 पेज दे दीजिए, वरना अगर बहुत छोटा आप लिखते हैं 50% लाइन यूज करते हैं, यानी कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो आप 1 पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे अंक मिल जाएंगे, 5 अंक यहां पर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही किया। प्रमुख कृतियां देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रमुख कृतियां निम्न प्रकार है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा मत खींचिए आप, बहुत लंबा खींचेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका समय जाएगा और पूरे समय में आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा आपको 6 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक आपको जीवन परिचय पे दे देना है, 10 से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। 10 मिनट से ज्यादा अगर आप जीवन परिचय पे दे रहे हैं तो बहुत लंबा समय दे रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब आता है कहानी। कहानी का चरित्रण या फिर सारांश आ जाए, कथा वस्तु आ जाए, तो उसको कैसे लिखना है। मान लो बहादुर का लिखना, और इसमें सामान्य हिंदी में इसकी शब्द सीमा 80 शब्द है, यानी कि ये भी 2 पेज से कम में ही लिखना है। अगर छोटा आप लिखते हैं तो 1 पेज में ही लिख दीजिए, 1.5 पेज में, बाकी 2 पेज मिनिमम। अगर आपकी मीडियम राइटिंग आकार की है, मीडियम आकार की है, तो आप 2 पेजों में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहां पे बढ़िया सा हेडिंग, आपको काले पेन से हेडिंग डाल लेनी है और स्केच से केवल प्रश्नोत्तर डालने का काम कीजिए। स्केच से और कोई काम मत करो, स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या डालने का काम करो। और ठीक है, स्केच से केवल प्रश्नोत्तर संख्या डालिए और जो भी हेडिंग्स डालिए वो थोड़ा सा मोटा पेन एक ले लीजिए, जो आपका ब्लैक हो, थोड़ा सा मोटा चल रहा, उससे हेडिंग्स डालिए, ठीक है। तो ऐसे आप हेडिंग डाल के देखो 2 ही पेजों में हमने इसको निपटा दिया, तो आप ऐसे 5 अंक पा जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7 आता है। खंड काव्य में भी आपको 1 का चरिचित्रण करना पड़ेगा। चरिचित्रण याद कर लीजिए, अधिकतर इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर भी वीडियो हम दे चुके हैं। एक मार्च भर की स्ट्रेटेजी हमने दे दिया है आपको, उसका वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, और भी किसी समस्या के लिए आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी 2 पेजों का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो सीधी सी बात है यार, हम 6-7 लाइनें तो यही लिखने में ले रहे हैं, तो बताओ पेज कितना भरा। हमने पहली लाइन में लिख दिया, पहली लाइन में लिख दिया क्या, पहली लाइन में हमने लिख दिया है, पहली लाइन में हमने लिख दिया है प्रश्नोत्तर, दूसरी लाइन में वो प्रश्नोत्तर का खंड, फिर हमने लिख दिया ये क्या है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को सरलता मिलती है, ठीक है। तो इसको भी हमने 2 से 1.5 पेज में, 1.25 पेज में निपटा दिया है, ठीक है। अब आता है कि आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना होगा, गद्यांश का, एक पद्यांश का। तो जब भी आप लिखें तो उसका भी संकेत दे दें ऐसे करके कि हम ये वाले 2-2 गद्यांश आते हैं ना, तो एक गद्यांश का आपको संकेत देना है। संदर्भ ऐसे लिख देना, आप देखो ये संदर्भ ऐसे लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका नामक हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया। बिल्कुल आप ब्लैक इस्तेमाल करके उस पाठ का नाम लिख देना, और सिंगल इन्वर्टेड कामा लिखना, सिंगल इन्वर्टेड कामा जरूर लगा देना पाठ के और लेखक के नाम के साथ। तो इससे क्या होता है, आपका ये पता चलेगा कि हां आप व्याकरण जानते हैं, तो एग्जामिनर इससे प्रभावित होगा। तो हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा, जितना होगा उसमें तो कमी नहीं आ सकती, जितना अनुवाद होता है उतना ही करना होता है। अब यहां पर एक श्लोक का आया, तो श्लोक भी आप 2 आते हैं, तो उसमें निंदन तो नीति निरूपणा अथवा करके वो लिख देना कि हमने इसका दिया है, ठीक है। तो प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। तो ये भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया गया, हिंदी अनुवाद कर दिया गया, कुछ नहीं खास है। फिर 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर, संस्कृत प्रश्नोत्तर जो है ये केवल साहित्यिक हिंदी के लिए आते हैं, सामान्य हिंदी के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी में संस्कृत प्रश्नोत्तर नहीं आते हैं, साहित्यिक हिंदी में 2 आते हैं, 2 अंक के, ठीक। अब आता है 10, यानी करुण रस। आपको रसों को कैसे लिखना, सबसे पहले रस लिखेंगे, रस की लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे रस की, ठीक है। रस की परिभाषा लिखेंगे, रस की परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखो अगर यहां पर कहीं भी गलती हो जाती तो जैसे हमने काटा है एक बार ऐसे काट देना है, बस ये ऐसे 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 मत काटना, वरना एग्जामिनर की निगाह बार बार यही जाएगी। एक बार ऐसे ऐसे करके काट दो अगर जो गलती होती है तो, ठीक है। तो यहां पर हमने उदाहरण दे दिया, ऐसे बिल्कुल हेडिंग डालिए, पहले परिभाषा,
फिर उदाहरण, फिर स्पष्टीकरण अगर हो सके याद हो तो कर दीजिए, बाकी स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन आप अगर स्पष्टीकरण करेंगे तो 4 चांद लगा देंगे, स्टार मार्क्स पा जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर देना। फिर अलंकारों में एक अलंकार आपको करना, तो यहां पर लिखेंगे कि हम रूपक अलंकार कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं, तो यहां परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए, और फिर नीचे एक लाइन में लिख दीजिए कि उपयुक्त में इसके कारण जो है ये अलंकार आया है। फिर छंद की अगर हम बात करें तो रोला छंद लिख दीजिए। मान लो रोला छंद आया है तो रोला छंद लिखिए और इसका लक्षण लिखिए। इसमें परिभाषा नहीं होती है, इसमें लक्षण होता है। हेडिंग डालो, लक्षण लिखो, फिर उदाहरण, और फिर उदाहरण के बाद ऐसे मात्राएं निकाल दो तो बेहतर रहेगा। 4 चांद लगाएंगे आप। ठीक है, पूरे मार्क्स यहां पर मिलेंगे आपको। अब आता है निबंध। तो बच्चों के मन में आता है सर निबंध जो होता है कितने पेज में लिखें, कितना लंबा लिखें, कैसे लिखें। ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखो हमने जनसंख्या देखो यहां सबसे पहले लिखा कौन से नंबर का निबंध हम लिख रहे हैं, और फिर डाल दिया हेडिंग निबंध की, हम कौन सा निबंध लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डाला, फिर यह डाला कि हमने इसका निबंध हम लिखने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि और कारण निवारण का। फिर रूपरेखा जरूर बनाइए, रूपरेखा के 2 अंक मिलते हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो ये चले जाएंगे। ठीक है, 2 अंक। तो यहां पे हेडिंग डाल दिया प्रस्तावना जनसंख्या वृद्धि के कारण नियंत्रण के उपाय और उपसंहार। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या करेंगे आप, भारत जैसे विशाल देश में जनसंख्या वृद्धि विशाल, प्रस्तावना डालेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण 1 पेज हो गया, ये निपटा दिया। अब इसमें बताओ लिखा तुमने कितना, लिखा तो इतना, बाकी तो ऊपर बवाल आधे पेज में कर दिया। तो ऐसे आप कॉपी भरिए। तो अब दूसरा पेज आएगा, दूसरा पेज में ये 4-5 हेडिंग जो भी आ जाए। फिर तीसरा पेज आया है, तीसरा पेज लिख दिया आप। इसमें कम से कम 20 मिनट आपको लिखने हैं, निबंध में 20 मिनट लग ही जाएंगे। तो अब यहां देखिएगा तीसरा पेज आया और ये चौथा पेज आया, लेकिन इसको हमने आधा भी लिखा है। तो कुल मिला के लिखना आपको 3 पेज है, लेकिन वो बवाल करते करते आपका 3.25 पेज हो ही जाएगा, 3.75 पेज हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर बच गया है। अब हमें नई लाइन से अगला प्रश्न प्रारंभ करना है। देखो तो व्याकरण के आते हैं। व्याकरण में 12 नंबर प्रश्न है, तो इसमें अब देखो का इधर कर दिया, खा के खंड इधर कर दिए, और फिर 13 नंबर आया, नए पेज से 13वां स्टार्ट कर दिया। देखो हालांकि यहां पर जगह बची है, यहां पर हमने नहीं डाला क्योंकि हमको नया प्रश्न स्टार्ट करना था 13वां, तो 13वां, लेकिन काखा गाघा उसी पे, खंड उसी में करने हैं। ठीक है, तो काखा गाघा इसमें सारे खंड हमने कर दिए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न आया और ये कह रहा था 2 का हिंदी अनुवाद, संस्कृत अनुवाद कीजिए, तो यहां कर दिया। और अंत में हमको रोल नंबर अवश्य डालना है, अंकों में और शब्दों में, अंकों में डालना है और शब्दों में, दोनों में रोल नंबर डाल के कॉपी क्लोज करनी है। और प्रत्येक पेज पे आपको रोल नंबर यहां पर डाल देना है, प्रत्येक पेज पे रोल नंबर डालना। लेकिन सबसे पहले आप कक्ष निरीक्षक के पूछिए, कक्ष निरीक्षक से पूछने के बाद यहां अपना रोल नंबर हर एक पेज पर डाल दीजिए। ओके, तो ये थी आपकी आज की कॉपी। ऐसे ही लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहीं पर हम एक लिंक देंगे जिसके माध्यम से इस कॉपी की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस कॉपी की पीडीएफ तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। वहीं पर हम लिंक भेजने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की लिंक है और टेलीग्राम की भी लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपके तुरंत अंक आ जाएंगे। ठीक है, हाशिया खींचने की बात है तो इधर ही खींचना भैया, इधर मत खींचना कि कुछ लोग इधर भी खींचते हैं, कुछ लोग इधर भी खींचते हैं, तो गड़बड़ कर देते हैं, समझ गए आप। हाँ, तो हमारी बात मानना तो अच्छे अंक आपको जरूर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं। शुभ, ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। शुभकामनाएं हैं आपको एग्जाम के लिए, बेहतर प्रदर्शन करिएगा, 95 प्लस लाइएगा।